कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है इसको समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सॉइल का वॉल्यूम जो है उसका चेंज होना है ना, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सॉइल वॉल्यूम का चेंज होना ही एक तरह से कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है ना। अब जो है जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ कि हमारे पास ये सॉइल है, यहां तक सॉलिड ले लो, और ये वॉइड है। वॉइड में दो चीज हो सकता है, वाटर और एयर। वॉइड ये पूरा है आपका, वॉइड जो है पूरा है। इस वॉइड में आपके पास क्या क्या हो सकता है, दिस वॉइड में है वाटर एंड एयर, वाटर और एयर होगा। कि जब इस पे लोड लगाएंगे हम लोग, इस तरह से लोड लगाएंगे, लोड अप्लाइड कर रहे हैं हम लोग, इस लोड एप्लीकेशन से क्या होगा। इधर सोनू तुम्हारा बन गया सर्विंग का क्वेश्चन जो पूछी थी हमसे? जी सर। हाँ, उसमें हाइपोटेनस अलाउंस इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू कॉट थीटा माइनस 1 होता है ना। एल इंटू कॉट, ये फॉर्मूला होता है ना हाइपोटेनस अलाउंस का। क्या सेक थीटा माइनस 1 एल इंटू सेक थीटा माइनस 1 होता है ना सर? अच्छा, हाँ हाँ, सेक सेक होता है, सेक होता है, ठीक ठीक। ये हम स्लोप करेक्शन बता दिए, तो 1 माइनस सेक थीटा ना, तो वो सेक थीटा माइनस 1। हाँ माइनस 1 होता है। अब ठीक है। अब यहाँ पर सेक थीटा का मान निकल जाएगा, 1:50 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आप निकाल लो, ये tan थीटा दिया हुआ है 1/50, तो यहाँ से सेक थीटा निकाल के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जी सर, उसमें सर स्लोप दिया हुआ नहीं था ना, इसलिए थोड़ा सा हाँ हाँ, थोड़ा सा एक वर्ड हो सकता है, हम तो क्वेश्चन देखे तो समझ गए कि क्या गलती है। जी सर। अब देखिए कि जब इस पे लोड लगाएंगे हम लोग, तो ये लोड क्या है कि जब लोड लगने से ये क्या होगा, सॉइल जो है नीचे की तरफ दबेगा। कैसे कैसे कंप्रेस होगा, तो यहाँ पर जो एयर है ना ये बाहर होना शुरू हो जाएगा, तो एयर का स्क्वेजिंग। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हुआ, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल या चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड। लोड एप्लीकेशन की वजह से जो वॉल्यूम चेंज होगा सॉइल का, वो कंप्रेसिबिलिटी है। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल may be changed due to, the volume of soil may be changed due to, किस किस कारण से वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो सकता है। तो पहला है एक्सपल्सन या स्क्वेजिंग लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, स्क्वेजिंग ऑफ एयर। दूसरा हो जाएगा स्क्वेजिंग ऑफ वाटर। तीसरा हो जाएगा रीएडजस्टमेंट, ऐसा लिखते हैं, रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल मॉलिक्यूल्स। ये तीन मेन कारण है ना। ये तीन मेन वजह से आपका क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा। क्या होगा, जब आप लोड अप्लाइड करेंगे, तो लोड अप्लाई करने से ये एयर जब यहां से बाहर निकलेगा वॉइड से, तो क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स जो है वो नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। फिर जब इस कंडीशन में आ जाएगा, जब पूरा एयर बाहर आ जाएगा, तब क्या होगा कि ये सॉइल जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगा, और जब सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहां से वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा। तब फिर क्या होगा, ये और वॉल्यूम चेंज करेगा। अब जब कंप्लीट वाटर जब बाहर आ जाएगा, जितना बाहर आना है, जब वाटर बाहर आना स्टॉप हो जाएगा,
तब क्या होगा, लोड अगर कंटिन्यूअस लगता रहा तो सॉइल जो है, जो इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होगा कि थोड़ा इधर उधर एडजस्ट होने लगेगा, इधर इधर सेट होने लगेगा ना, सेट होने लगेगा। तो दैट इज रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल मॉलिक्यूल्स, या सॉइल ग्रेन लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, सॉइल ग्रेन। तो देखिए स्क्वीजिंग ऑफ एयर, हवा का बाहर आना, यही कंपैक्शन है, ठीक है। और ये जो बाकी जो पोर्शन है, दीज आर नॉन एज कंसोलिडेशन, दीज आर नॉन एज कंसोलिडेशन, है ना। स्क्वीजिंग ऑफ एयर, हवा का बाहर आना जो होगा, मतलब सॉइल वॉइड से जब एयर बाहर आएगा तो उस घटना के कारण या एयर के बाहर आने के कारण जो है वॉल्यूम जो चेंज होगा, दैट इज नॉन एज कंपैक्शन। और जो वाटर रिलीज होगा या वाटर स्क्वेज आउट होगा, या फिर जो सॉइल ग्रेन्स है वो अपने आप को रीएडजस्ट करेंगे, तो दैट इज नॉन एज कंसोलिडेशन। सो कंप्रेसिबिलिटी हैव टू टाइप्स, कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का दो प्रकार हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी मतलब टू टाइप्स हो गया यहां से। पहला चीज हो गया कंपैक्शन, कंपैक्शन भाई जिसका माइक ऑन है ऑफ करो। और दूसरा हो जाएगा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन पे बात हम लोग करेंगे उस चैप्टर का, मतलब इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग करेंगे कंसोलिडेशन, और वो बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 क्लासेस लगेगा। और ये कंपैक्शन है। कंपैक्शन जो हुआ क्या हुआ, इट इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से एयर के बाहर आने के कारण जो होगा दैट इज नॉन एज कंपैक्शन। और ये जो कंपैक्शन है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कंपैक्शन जो है दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और ये जल्दी हो जाता है ना। कंपैक्शन क्या है, कंपैक्शन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस of partially saturated soil, partially saturated soil, and the density of soil, density of soil increases during compaction। यानी कंपैक्शन जो है एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, और ये जब भी होगा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में होगा, और ये जब भी होगा एयर के एक्सपल्सन के कारण होगा। वाटर के एक्सपल्सन से जो वॉल्यूम चेंज होगा दैट इज कंप्रेसिबिलिटी या फिर कंसोलिडेशन है। कंप्रेसिबिलिटी में दोनों आएगा, कंपैक्शन एज वेल एज कंसोलिडेशन, बोथ आर द टाइप ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज दैट चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल का चेंज होना ओरिजिनल सॉइल के रिस्पेक्ट में, यही कंप्रेसिबिलिटी है। या फिर कह सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज होना ही कंप्रेसिबिलिटी है। लेकिन कंपैक्शन क्या है, कंपैक्शन उस कंप्रेसिबिलिटी का वह पार्ट है जो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में होता है और सिर्फ एयर के एक्सपल्सन की वजह से होता है, नॉट द एक्सपल्सन ऑफ वाटर और रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल। और जब भी होगा ये पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में होगा, और ये जब भी होगा तो आर्टिफिशियल लोड की वजह से होगा। आर्टिफिशियल लोड कहने का मतलब ये है कि हम लोग उस पर लोड लगा रहे हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज नथिंग बट दिस इज एन आर्टिफिशियल वे टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉइल। दिस इज एन आर्टिफिशियल वे टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉइल। वाइल कंसोलिडेशन जो है वो तभी होगा जब सॉइल का सारा एयर बाहर चला जाएगा। तो जब पूरा एयर बाहर चला गया तो वॉइड में बचेगा क्या, वाटर। जब सिर्फ वाटर बचा तो सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होगा। तो कंसोलिडेशन जब भी होगा वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में होगा,
consolidation always takes place in fully saturated soil and consolidation is a natural process. consolidation जो है वो natural process है और consolidation takes so many times. It may takes 2 years, 4 years, 50 years, 100 years, but compaction takes only फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स, या फिर बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ आवर्स और डे, जैसे घंटा, मिनट, ऐसे में आपका कंपैक्शन होता है। लेकिन कंसोलिडेशन जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसीलिए इसमें बहुत लंबा समय लगता है। अब किस प्रकार से ये नेचुरल प्रोसेस है इसको मैं बताऊंगा जब कंसोलिडेशन बताऊंगा तब, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कि अब ये क्या हुआ, कंपैक्शन इज डन बाय मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकली हम लोग कर सकते हैं। तो मैकेनिकल मीन्स कहने का मतलब आप क्या चीज से कर सकते हैं, तो कंपैक्शन इज डन बाय वाइब्रेटर और डन बाय रोलर। जब आप रोलर चलाते हैं तो रोलर स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड करता है, मतलब एक प्रेशर है वो लगातार सॉइल के ऊपर चलता रहता है। तो सच टाइप ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉइल इज नॉन एज स्टैटिक प्रेशर। लेकिन अगर आप वाइब्रेटर का यूज करते हैं या हैमर और रैमर का यूज करते हैं या फ्रॉग हैमर का यूज करते हैं तो वो डायनेमिक प्रोसेस होगा, है ना। तो ये जो कंपैक्शन है कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं स्टैटिक प्रेशर। सर वो बाहर जा रहा है। अच्छा, बाहर जा रहा है। कंपैक्शन आप दो तरह से अचीव कर सकते हैं, एक स्टैटिक प्रेशर से। स्टैटिक प्रेशर का मतलब हुआ यूज ऑफ रोलर। आप वाइब्रेटर से कर सकते हैं, यानी कि वाइब्रेटर यानी कि दैट इज वाइब्रेटर। और तीसरा आप कर सकते हैं हैमर और रैमर। हैमर मतलब होता है धुरमुस, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये आपका डायनेमिक प्रेशर के रेंज में आएगा, डायनेमिक प्रेशर के क्लासिफिकेशन में आएगा। तो स्टैटिक प्रेशर जो होगा इट इज यूज्ड फॉर फाइन सॉइल। हमेशा ध्यान रखना है कि स्टैटिक प्रेशर अच्छा होगा फाइन सॉइल के लिए, अच्छा होगा फाइन सॉइल के लिए, है ना। आप यूज करते हैं कोर्स ग्राइंड सॉइल में भी रोलर, जब ग्रेवल फ्रेवल रहता है तो उसके ऊपर भी हम लोग रोलर चलाते हैं, लेकिन इसमें अगर डायनेमिक पॉसिबल होता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और डायनेमिक प्रोसेस जो होगा ये कोर्स ग्रैंड सॉइल के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब कंपैक्शन का मकसद क्या है, कंपैक्शन का मकसद आप वॉल्यूम चेंज करते हैं। जैसे आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो सॉइल का मास जो है मेनली सॉलिड पे डिपेंड करता है। तो जब सॉलिड का मास अगर मान लो कांस्टेंट है तो मास बाय वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा आपका तो क्या होगा, वॉल्यूम एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस इट्स डेंसिटी विल बी इंक्रीज। तो पर्पस कंपैक्शन का क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव कंपैक्शन का क्या है हमारा, तो ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम लोग जो है डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, है ना। डेंसिटी क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं बताता हूं। हो गया, देखो
तो अगर कंपैक्शन का हम लोग पर्पस समझें कि कंपैक्शन का पर्पस क्या है हमारा, पर्पस ऑफ कंपैक्शन अगर हम लोग जानना चाहें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपैक्शन, तो इसका मेन पर्पस जो है टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉइल, है ना, टू इंक्रीज डेंसनेस, लिखते हैं डेंसनेस ऑफ सॉइल, सॉइल के डेंसनेस को बढ़ाना हमारा मकसद है, यानी हमारा पर्पस जो है कंपैक्शन का, द मेन पर्पस ऑफ कंपैक्शन इज टू इंक्रीज द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। अब जब हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, जब आपको मैं यूनिट वेट बता रहा था, तो उस यूनिट वेट में हमने आपको बताए थे कि एक यूनिट वेट आया था जिसको लोग ड्राई डेंसिटी बोलते थे या ड्राई यूनिट वेट बोलते थे। तो ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी क्या था, जब हम वहां पर ड्राई यूनिट वेट और ड्राई डेंसिटी लिख रहे थे, तो हम वहां पर बताए, जो अभी क्लास ज्वाइन किया उनके लिए है, बाकी आप वीडियो देख लीजिएगा पुराना जो फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहा है। तो ड्राई यूनिट वेट और ड्राई डेंसिटी का हम मतलब बताए थे, ड्राई डेंसिटी और ड्राई यूनिट वेट रिप्रेजेंट द डेंसनेस ऑफ द सॉइल, ये हमने आपको बताए थे। तो इट रिप्रेजेंट डेंसनेस ऑफ सॉइल, सॉइल के डेंसनेस को ये रिप्रेजेंट करता है। ड्राई यूनिट वेट और ड्राई डेंसिटी रिप्रेजेंट डेंसनेस ऑफ सॉइल, सॉइल के डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हुआ या रो डी, जो भी लिखना चाहते हैं आप, यूनिट वेट में लिखना चाहेंगे तो रो गामा डी, और डेंसिटी में लिखना चाहेंगे तो रो डी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस ऑफ सॉइल, डेंसनेस ऑफ सॉइल। अब देखिए कि हम जो इसका फॉर्मूला लिखे थे वहां पर गामा डी का, या हम एक ड्राइव किए थे, दैट वाज गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द वाटर कंटेंट, मीन्स ड्राई डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन वाटर कंटेंट। कहने का मतलब ये है कि ड्राई डेंसिटी जो है कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट पे हमारा बेस्ड होता है। दिस इज द बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट, जो भी बोलना चाहें आप, बल्क यूनिट वेट। तो आपका क्या है, ड्राई डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इन द सॉइल। सॉइल में वाटर कंटेंट क्या है, उस पर हमारा ड्राई डेंसिटी रिप्रेजेंट कर, मतलब बेस्ड होगा, डिपेंड होगा। तो ये कंपैक्शन का सबसे पहले बात कहां से आया, तो कंपैक्शन जो है सबसे पहले ये बात आई, प्रॉक्टर नाम का एक इरिगेशन इंजीनियर था, वो एक डैम का निर्माण अमेरिका में कर रहा था। जहां पर डैम के निर्माण के क्रम में उसको ये मिल रहा था, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ही फाउंड दैट कि जो डैम का बेस है वो बार बार सेटल हो जा रहा था, मतलब फाउंडेशन लगा रहा था फिर वो सेट कर जा रहा था। तब भी वो पहली बार इस कंपैक्शन के बारे में सोचा, प्रॉक्टर जो है वही पहली बार इस कंपैक्शन के बारे में सोचा, और उन्होंने कंपैक्ट करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस के यूज किए। उस समय जो जो डिवाइस उसमें अवेलेबल था, मैनुअली उन्होंने कंपैक्ट कराया। तो फिर सोचा कि कंपैक्शन सबसे मैक्सिमम कब हो सकता है ना, कंपैक्शन जो है वो सबसे मैक्सिमम कब हो सकता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग प्रॉक्टर स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट बोलते हैं। बाद में फिर उन्होंने अपने टेस्ट को और इम्प्रूव किया है ना, पहले लाइट वेट टेस्ट किया, बाद में हैवी वेट टेस्ट किया। तो कंपैक्शन का टेस्ट में वो टेस्ट कैसे किया, उन्होंने एक मोल्ड ले लिया, ये मोल्ड ले लिया, इस मोल्ड का वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो था दैट वाज 942 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 942 सीसी का एक मोल्ड ले लिया।
और इस मोल्ड पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या किया उन्होंने, एक लेयर ऑफ सॉइल डाला, लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, और इस पे हैमरिंग किया, हैमर। अब जब यहां सॉइल लेंगे तो इसमें कुछ वाटर कंटेंट उन्होंने रखा, वाटर कंटेंट भी रखा। पहले ड्राई में ट्राई किया, फिर ड्राई के बाद वाटर कंटेंट रखा, सपोज 2%, सपोज वो पहला जो ट्राई किया था वो 2% पे किया था, सपोज 2% वाटर कंटेंट हमने सॉइल में मिक्स कर दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक हैमर लिया और हैमर को ऊपर से गिराया, जिसका वेट था 2.45 kg। इसका जो वेट था, वेट इक्वल टू 2.495 kg, अप्रोक्सीमेटली 2.5 kg वेट का इन्होंने हैमर यूज किया। दिस इज द लाइट कंपैक्शन टेस्ट बाय द प्रॉक्टर, प्रॉक्टर के द्वारा ये जो है लाइट कंपैक्शन टेस्ट है ना। और क्या किया, इसको इस सॉइल सरफेस से, सॉइल सरफेस से 304.8 mm के हाइट से गिराया। और कितने बार गिराया, 25 टाइम्स। एक बार जब इसको हैमर को हैमरिंग करेंगे तो उसको ब्लो बोलते हैं, तो नंबर ऑफ ब्लोज इक्वल टू 25 टाइम्स इन्होंने यहाँ पर ब्लोज दिए। फिर उसके बाद दूसरा लेयर डाला इसी वाटर कंटेंट का, फिर इसके ऊपर जो है 25 टाइम्स, और फिर तीसरा लेयर डाला, मतलब 3 लेयर्स ऑफ सॉइल को इस मॉडल में उन्होंने, नंबर ऑफ लेयर्स कितने दिए, 3। फिर जब पूरा कंपैक्ट हो गया तो इसका वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम इज 942 cc, और इसका वेट हम लोग निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ द सॉइल। वेट ऑफ सॉइल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो मोल्ड का वेट हम लोग पहले कर लेंगे, है ना। मोल्ड का वेट हम लोग खाली वेट कर लिए, और जब सॉइल पूरी तरह से इसमें भर दिया गया, कंपैक्ट कर दिया गया, तब इसका वेट कर लिए। तो फिर वेट ऑफ जो है, वेट ऑफ सॉइल कौन है, वेट ऑफ सॉइल जो है, वेट ऑफ सॉइल यहाँ पर निकल जाएगा। तो जब वेट ऑफ सॉइल मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तो यूनिट वेट मिल सकता है। यूनिट वेट इक्वल टू व्हाट, वेट बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल तो हमको मिल गया, मोल्ड का जो वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम होगा। इस प्रकार से वो जो है यहाँ से बल्क यूनिट वेट निकाला। अब चूंकि जो वाटर कंटेंट मिलाया था ड्राई सॉइल में, जो भी परसेंट मिलाया था, सपोज W, तब इसके हेल्प से उन्होंने गामा डी निकाला, गामा डी इक्वल टू गामा बाय 1 + W, और ड्राई यूनिट वेट निकाला। ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट का मतलब क्या बताए थे, ड्राई यूनिट वेट रिप्रेजेंट द डेंसनेस ऑफ द सॉइल, है ना। सॉइल के डेंसनेस को ड्राई यूनिट वेट रिप्रेजेंट करता है। मतलब डेंसनेस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डेंसनेस, मतलब जितना ज्यादा ड्राई यूनिट वेट होगा उतना ज्यादा डेंस सॉइल होगा, मतलब उतना ज्यादा कंपैक्टेड होगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ गामा डी, मोर बी द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। तो अब ये 2% पे किया, फिर 2.5% पे किया, फिर 3% पे किया, 4% पे किया। इस तरह अलग अलग परसेंट ऑफ वाटर कंटेंट रख रख के इन्होंने ड्राई यूनिट वेट निकाला। ठीक है ना, अलग अलग परसेंट ऑफ वाटर रख के इन्होंने क्या निकाला, ड्राई यूनिट वेट निकाला। और एक ग्राफ ड्रॉ किया इन्होंने। कैसा ग्राफ ड्रॉ किया, तो इधर ड्राई यूनिट वेट लिया, ड्राई यूनिट वेट, और इधर जो है वाटर कंटेंट लिया, वाटर कंटेंट लिया। और फिर जो ग्राफ इसको मिला, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिला, है ना, कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिला। ठीक है, जब इस प्रकार से ग्राफ मिला तो इस वाटर कंटेंट पे इसको मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त हुआ, है ना। दिस वाटर कंटेंट पे इसको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त हुआ। उसके बाद इससे ज्यादा जब वाटर कंटेंट ने यूज किया था वो, तो फिर डेंसिटी जो है डिक्रीज करना शुरू हो गया। इसके पहले जो है डेंसिटी जो है वो कम था, लेकिन यहाँ पर आया, फिर इसके धीरे धीरे बढ़ा डेंसिटी, और फिर डेंसिटी घटना शुरू हो गया। तो दैट वाटर कंटेंट, द वाटर कंटेंट एट विच, द वाटर कंटेंट एट विच maximum dry density can be achieved या can be obtained known as, can be obtained known as optimum moisture content, optimum moisture content।
तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आप समझ गए होंगे कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है। What is OMC? Optimum moisture content. Optimum moisture content is the water content present in the soil at which we get the maximum dry density. Maximum dry density हम लोगों को जिस वाटर कंटेंट पे मिलता है दैट इज, बोल दो ना क्लास में, वही है द मैक्सिमम वाटर, वो मतलब वह वाटर कंटेंट जिसपे हमारा ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होता है, दैट वाटर कंटेंट इज नॉन एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। उस मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर कंटेंट बढ़ाने से इसका डेंसिटी कैसे बढ़ा, और जब वाटर कंटेंट के बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ ही रहा था तो फिर वाटर कंटेंट के बढ़ने से डेंसिटी रिड्यूस क्यों हो गया, है ना। दिस इज ए क्वेश्चन इन योर माइंड। आई थिंक आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ कि डेंसिटी पहले बढ़ा और फिर डेंसिटी घटा। या तो ड्राई में मैक्सिमम होना चाहिए था या तो सैचुरेशन में मैक्सिमम होना चाहिए था, ये बीच में क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ऐसा है कि जब आप ड्राई सॉइल के ऊपर कंपैक्शन करते हैं, ड्राई सॉइल के ऊपर आप लोड अप्लाइड करते हैं, तो होता क्या है कि ड्राई सॉइल जो है, सॉइल के बीच जो है फोर्स लगता रहता है। अगर वो फाइन सॉइल है तो फोर्स ऑफ कोहेशन एक्ट करता है, और अगर वो कोर्स ग्रेन सॉइल है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो जब आप लोड ऊपर से लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से सॉइल पार्टिकल्स मूव नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, मतलब फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस डेवलप होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस डेवलप होने के कारण जब आप लोड अप्लाइड करेंगे तो वो मूव ही नहीं करेगा। जब मूव नहीं करेगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जब आप थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करते हैं तो थोड़ा पानी मिक्स करने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो वाटर जो है वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, और लुब्रिकेशन की तरह काम करने की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देता है, और जो है सॉइल का सेटलमेंट होना शुरू होता है। तो वाटर एडेड इन द सॉइल जस्ट एक्ट लाइक अ लुब्रिकेंट। लेकिन अब जब ये लुब्रिकेंट की तरह यूज हो रहा था तो फिर वाटर कंटेंट बढ़ जाने के कारण हमारा डेंसिटी क्यों घटने लगा। तो जब बहुत ज्यादा वाटर आप ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि सॉइल को रिप्लेस करना शुरू कर देता है, और सॉइल ग्रेन की जगह खुद आना चाहता है, और जब खुद सॉइल ग्रेन की जगह आना चाहेगा मतलब वॉइड को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो उस सिचुएशन में फिर क्या होता है कि आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, मास तो वही रहता है, तो फिर आपका डेंसिटी रिड्यूस होने लगता है। सो द काउज दैट बिफोर द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट the density is less, and after the optimum moisture content the density is also less. So that water content at which the density of the soil is maximum known as optimum moisture content. तो हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, है ना। अब ये जो है हमारा मैक्सिमम कब हो सकता है, अब एक बार हमको इरेज करना पड़ेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सर इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम बताया था आपने? प्रॉक्टर टेस्ट, हम बताएंगे आगे फिर, लेकिन लिख लो प्रॉक्टर टेस्ट इसका नाम है। सर जो किया था उसका नाम? प्रॉक्टर नाम ही है उसका, नाम प्रॉक्टर, अच्छा वो PROCTER, प्रॉक्टर। अब देखिए टेस्ट रख दिया गया, वो खुद ही किया तो उसके सम्मान देने के लिए टेस्ट का नाम रखा प्रॉक्टर टेस्ट। क्या ठीक है। ठीक है ना, तुम भी कुछ खोज कर लोगे तो तुम्हारे नाम से भी रखा जाएगा नीरज टेस्ट।
है ना? कुछ करो फिर तुम्हारे नाम से रखवा देते हैं। कर देते सर, कोई पोल तोड़ देंगे। कुछ करो, नया चीज खोजो, है ना? ठीक है। अब देखो कि इसको हम लोग मैक्सिमम कब कर सकते हैं और इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो ये मैक्सिमम कब होगा वो हम लोग थोड़ा देखना चाहते हैं। तो देखिए कि गामा इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला लिखा था, गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई एस बाई 1 प्लस ई। हमने ये एक इक्वेशन लिखे थे बहुत पहले, हमको लगता है लिखा था हमने पहला चैप्टर में, ठीक है? तो गामा डी कैसे निकालते हैं? ड्राई यूनिट वेट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ड्राई यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट के लिए क्या होगा, एस इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो गामा डी इक्वल टू 1 गामा डब्ल्यू इंटू जी बाई 1 प्लस ई। सो दिस इज गामा डी, ड्राई यूनिट वेट। अब देखो एक हमने फॉर्मूला बताया था, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। सो ई कैन बी रिटन एज डब्ल्यू जी बाई एस, ठीक है? तो गामा डी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू इंटू जी बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस। अब हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं कि g से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो गामा डब्ल्यू बाई 1 बाई जी प्लस डब्ल्यू बाई एस, एक इक्वेशन हमको यहां पर ये मिल गया, दिस इज 1 बाई जी प्लस डब्ल्यू बाई एस। देखिए थियोरेटिकली जो है, जब सभी अगर हम लोग सोचें कि कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट पे at constant moisture content we get maximum dry density when all the pores, all the air remove फ्रॉम सॉइल से जब सारे एयर रिमूव हो जाएंगे तो हम लोग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा सॉइल था आपका, ये वाटर था, तब जब सारा सॉइल वो एयर बाहर हो जाएगा तो ये सॉइल जब सेटल होगा नीचे तो यहां पर पूरा वाटर आ जाएगा, यानी दैट इज सॉइल इज इन सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड स्टेट में हमारा सॉइल आ जाएगा। तो जब सॉइल सैचुरेटेड होगा कंप्लीटली, तो उस कंप्लीट सैचुरेशन में, मतलब जब एयर वॉइड पूरा बाहर चला आया, तब जो सैचुरेशन मिलेगा वो पानी भर के सैचुरेशन नहीं अचीव करना है, हमको लोड लगा लगा के एयर को पूरा बाहर करना है, और जहां पर एयर बाहर हो रहा है वहां पर सॉइल चला जाए और धीरे धीरे सॉइल हमारा सैचुरेट हो जाए। उस सिचुएशन में जो डेंसिटी मिलेगा, दैट डेंसिटी इज नॉन एज ड्राई डेंसिटी और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो कहने का मतलब आप इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं तो वाटर कंटेंट को आपने कांस्टेंट रखा है, गामा डब्ल्यू का वैल्यू कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सॉइल का कांस्टेंट होता है, वेरी ये करेगा। तो गामा डी मैक्सिमम कैन बी अचीव व्हेन ये क्या होगा कि 1 हो जाएगा, यानी कि s इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो गामा डी मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, गामा डब्ल्यू बाई 1 बाई जी प्लस डब्ल्यू, ये आपको मिल जाएगा। अब इसका आप ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, है ना, आप इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको ये ग्राफ कैसा मिलेगा, ये एक सीधा लाइन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखिए क्योंकि यहाँ सब चीज कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, डब्ल्यू कांस्टेंट, गामा डब्ल्यू कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, सभी चीज कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो फिर आपको जो एक लाइन मिलेगा वो इस तरह का एक लाइन मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। दिस लाइन इज नॉन एज जीरो एयर वॉइड लाइन, जीरो एयर वॉइड लाइन, क्योंकि अब यहां पर कोई एयर है ही नहीं,
So this line is known as zero air void line or 100% saturation line. 100% saturation line यानी S इक्वल टू यहाँ पर 100%. तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर सकते हैं कब, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 100% अचीव हो जाए. Theoretically, we can get the maximum dry density when degree of saturation of soil becomes 100%. एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा देर मिटाएंगे. ठीक है, अब देखो तो ये जो लाइन है जीरो एयर वॉइड लाइन, ये क्या है? जीरो एयर वॉइड लाइन may be defined as a line showing its maximum dry density with respect to water content. और ये हमेशा डिक्रीज करेगा. देखिए वाटर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इसका ये जो है डिक्रीज करता जाए. तो ये स्टेडली डिक्रीजिंग लाइन होगा. इट इज अ स्टेडली डिक्रीजिंग लाइन. अब यहां से क्या पता चला कि हम लोग जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कब अचीव कर सकते हैं? जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 100% होगा. तो थियोरेटिकली मैक्सिमम, थियोरेटिकली लिख रहा हूं मैं, थियोरेटिकली मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैन बी अचीव व्हेन डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल becomes 100% on application of load. But practically yes, practically possible नहीं है. But practically maximum dry density can be achieved when degree of saturation equal to 85 to 90%. जब 85 से 90% रहेगा तभी हम लोग मैक्सिमम डिग्री ऑफ सैचुरेशन अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिकली. अब देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ थियोरेटिकली ड्राई डेंसिटी, theoretically maximum dry density to the maximum dry density at field, maximum dry density at field is known as degree of compaction or compaction ratio. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैक्शन रेशियो या फिर डिग्री ऑफ डेंसिटी बोलते हैं. सॉरी, डिग्री ऑफ कंपैक्शन या रिलेटिव कंपैक्शन, ये ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा. रिलेटिव कंपैक्शन.
तो रिलेटिव कंपैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो रिलेटिव कंपैक्शन इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रिलेटिव कंपैक्शन इक्वल टू हो जाएगा रो डी या फिर गामा डी मैक्सिमम थियोरेटिकली बाय रो डी एट फील्ड पर जो आपने अचीव किया वो और लैब में जो अचीव किया वो, उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव कंपैक्शन बोलते हैं, या फिर हम लोग डिग्री ऑफ कंपैक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया आरसी इक्वल टू रो डी मैक्सिमम थियोरेटिकली और बाय रो डी मैक्सिमम एट फील्ड है ना। अब इसके अलावा हम लोग आरसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिलेटिव कंपैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं क्या? दिस इज रिटन एज, कौन है? समीर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, रिलेटिव कंपैक्शन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी। हम आईडी के बारे में पहले ही बात किए थे। आईडी को हम लोग नाम दिए थे क्या? डेंसिटी इंडेक्स। और जब हम डेंसिटी इंडेक्स बता रहे थे इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में, तो हम बोले थे ये जो है ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए? ये एप्लीकेबल होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। और ये जो आरसी है ये एप्लीकेबल फॉर, फिर से कर रहा है, एप्लीकेबल फॉर फाइन सॉइल है। अरे आरसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 प्लस 0.2 आईडी। अब देखो आईडी का वैल्यू हमने बताया था 0 होता है या फिर 100 होता है। अगर आप 0 लेंगे तो आरसी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? ये 80 हो जाएगा। अगर आईडी इक्वल टू आप 100 लेते हैं तो आरसी का वैल्यू जो है ये 100 हो जाएगा। देयरफॉर आरसी जो है ये 80 और 100 के बीच लाई करेगा, 80 और 100 के बीच लाई करेगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सर्वे का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था। एक सेकंड रुक जाइए। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि